नमस्कार सभी साथियों का YK स्टडी सेंटर 2.0 पे स्वागत है। हम बात करेंगे आज 1857 के संग्राम के बारे में, यानी 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति की हम चर्चा करेंगे राजस्थान के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? राजस्थान के संदर्भ में हम बात करते हैं 1857 की क्रांति की, और वो भी करेंगे राजस्थान के संदर्भ में। तो क्या कारण रहे होंगे 1857 की क्रांति के? ऐसे तो क्रांति होती नहीं है, क्रांति के कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे। इसी कारण क्रांति पनपी है कि इनके बीच जो आग भड़की है, ज्वाला भड़की है क्रांति की, वो क्या कारण रहे होंगे कि इनमें जो आग पनपी है। तो आग पनपने के जो कारण तो सबसे पहले कारण के बारे में चर्चा करते हैं कि कुछ ना कुछ तो कारण होंगे, तभी तो 1857 की क्रांति हुई है। तो सबसे पहले आता है 1803 की सहायक संधि। सबसे पहले आता है 1803 की सहायक संधि। इसका जो सिद्धांत लाने वाला व्यक्ति कौन है? तो वो है वेलेजली। ठीक है, ये हो गई वेलेजली कि जो 1857 की क्रांति है आने के क्या कारण रहे होंगे। तो सबसे पहले आती है 1803 की सहायक संधि। तो जो सहायक संधि है, जो ये सहायक संधि का जो सिद्धांत लाया था, कि जो ये संधि है इसका जो सिद्धांत किसने लाया था? तो ये सिद्धांत लाने वाले व्यक्ति का नाम है वेलेजली। सहायक संधि अपने सभी राजाओं द्वारा सहायक संधि नहीं अपनाई गई। तो सहायक संधि नहीं अपनाई गई तो इसके बाद एक और संधि आती है, उसका नाम है 1817-18 की। 1817-18 की आती है आश्रित पार्थक्य की संधि। आश्रित पार्थक्य की 1817-18 में। और ये संधि यानी सिद्धांत लाने वाला व्यक्ति कौन है? जो इसका जो सिद्धांत दिया था, यानी सहायक संधि तो लाया था वेलेजली, जो आश्रित पार्थक्य की जो संधि है वो किसके द्वारा लाई गई, या किसका जनक कौन है या पितामह कौन है? तो था हेस्टिंग्स कि जो ये संधि लाने वाला व्यक्ति था उसका नाम था हेस्टिंग्स। ठीक है, अब बात करते हैं इधर भारत में, कि भारत की बात करते हैं। तो भारत का उत्तरी भाग है, कि जो उत्तरी भारत है, एक आता है दक्षिणी भारत। उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत आता है। तो उत्तरी भारत में एक जाति निवास करती है, उसका नाम है पिंडारी। ठीक है, उत्तरी भारत की एक जाति है, उसका नाम है पिंडारी। और दक्षिणी भारत की जो जाति दक्षिणी भारत में जो आती है वो है मराठा। कौन है? मराठा। दोनों ही लूटपाट करते हैं, यानी मुगलों से धन लूटना और राजाओं से धन लूटना। जो लूटने का काम करते हैं वो दो जाति है, एक तो पिंडारी जाति, एक हो गई मराठा जाति। दोनों लूटते हैं। जो पिंडारी आते हैं, ये पिंडारी पहले मुगलों के सामंत हुआ करते थे, कि मुगलों के सामंत थे लेकिन ज्यादा मान सम्मान या उच्च स्तर ना मिलने के कारण मुगलों से दूर हट गए और एक पिंडारी यानी एक अलग ही अपना समूह बना लिया और बन गई एक जाति, पिंडारी जाति। ठीक है, तो पिंडारी हो गए और मराठा हो गए। ये दोनों ही लूटपाट करते हैं, राजाओं से करते हैं। तो राजा हो गए इनसे परेशान कि राजाओं के पास इस समय क्रांति के समय यानी इसके पहले ही आर्थिक तंगी चल रही थी, और ऊपर से ये लूटपाट कर लेते हैं पिंडारी और मराठा। लूटपाट कर लिए तो ये हो गए परेशान, और परेशान होकर इन्होंने एक संधि का प्रस्ताव रखा, यानी संधि करने की सोची, और उस संधि का नाम था आश्रित पार्थक्य की संधि। किसकी संधि? आश्रित पार्थक्य की संधि। आश्रित के मतलब हो गया कि दूसरे के ऊपर निर्भर रहना, और पार्थक्य संधि हो ही गई। जो पास ये संधि रखी गई वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ रखी, यानी ईस्ट
इंडिया कंपनी EIC के साथ की गई। और इस संधि में अंग्रेजों द्वारा या गोरों द्वारा कहा गया कि हम आप पर किसी भी प्रकार का यानी आपके राज्य में हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पहली शर्त तो यह रखी गई और कहा कि यदि हम पे मान लीजिए कि आप पे जो आक्रमण होगा, आपका मतलब हो गया राजा, जो राजा है राज्य का, कि राजा के ऊपर जो आक्रमण होगा हम अपने ऊपर उस आक्रमण को मानेंगे और आपकी मदद करेंगे। जो भी बाह्य आक्रमण होगा उसमें हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। इस संधि के तहत यह भी कहा गया और इनके बीच में संधि हो जाती है। 1803 की सहायक संधि और 1718 की आश्रित पार्थक्य की संधि, यह भी एक कारण माना जाता है 1857 की क्रांति का। अब अगले कारण के बारे में बात करते हैं। दूसरा जो कारण आता है, कारण एक हो गया, अब आता है दूसरा कारण। दूसरा आता है राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। राज्यों के आंतरिक मामलों में, राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कि जो गोरे है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा संधि की गई थी 1718 में आस्तरीय पार्थक्य की संधि। उसके तहत कहा गया कि हम आपके राज्य में आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो लेकिन यहाँ पर गोरों ने अपनी दिखाई दी और राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। हस्तक्षेप का मतलब हो गया कि अब इसमें क्या होगा कि जो गोरे होंगे, अब कोई भी राजा है इसका यदि उत्तराधिकारी कौन बनेगा ये सब तय यहाँ के जो अंग्रेज है वही करेंगे। इसका मतलब हो गया कि राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किनका हो गया, तो अंग्रेजों का हो गया। दूसरा हो गया। अब जो तीसरा कारण आता है धार्मिक तथा आर्थिक शोषण। धार्मिक तथा आर्थिक शोषण। धार्मिक तथा आर्थिक शोषण कैसे हो गया, आर्थिक शोषण, ठीक है। धार्मिक तथा आर्थिक शोषण, धार्मिक का मतलब और आर्थिक का मतलब क्या होता है। धार्मिक हो गया यानी अंग्रेजों का जो धर्म है उसका नाम है ईसाई धर्म। कौन सा धर्म है, ईसाई धर्म है। और इन्होंने अपने धर्म ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। प्रचार प्रसार कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। तो इन्होंने धार्मिक शोषण करने शुरू लगे कि जो भी हमारे धर्म थे, तो धर्म कह दिया कि मंदिरों में जाना बंद, कोई प्रथा नहीं होगी। बहुत ही प्रथा होती है राजस्थान में, सभी प्रथाओं पर इन्होंने रोक लगाना शुरू कर दिया। तो ऐसे कह सकते धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर दिया या शोषण करने लगे। और आर्थिक तो तंगी हमारी चल रही है, वैसे भी चल रही है कि आर्थिक तंगी के कारण ही तो ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप हुआ है, यानी गोरों का हस्तक्षेप हुआ है राजस्थान में आर्थिक के कारण, आर्थिक रुपए पैसों की कमी के कारण। ये हो गए 3 कारण। अब आता है अगला कारण, चौथा कारण, सामंतों के अधिकारों पर। चौथा कारण आ गया सामंतों के अधिकारों पर। सामंतों के अधिकारों पर कटुराघात। कटुराघात का मतलब हो गया यानी सामंतों के अधिकारों पर कटुराघात। कोई भी रियासत होती है और रियासत का जो प्रमुख होता है वो राजा होता है, ठीक है। रियासत का प्रमुख राजा होता है। यदि राजा पर कोई भी संकट आता है, राजा पर कोई भी संकट आएगा या बाहरी आक्रमण होगा या युद्ध की संभावना होती है, तो कौन मदद करेगा, राजा की। राजा संदेश पहुंचाएगा किनके पास, सामंतों के पास, और सामंत अपनी सेना लेकर राजा की मदद करते हैं। यानी सामंतों का बड़ा मान सम्मान होता था। लेकिन जैसे ही संधि की गई और ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा रहा, तो इन सामंतों का प्रभाव कम होने लगा। सामंतों की इज्जत नहीं रही, सामंत कहीं भी खेले कोई मतलब नहीं है। यानी राजा पर आक्रमण होता है तो कंपनी अपने सैनिक भेज देती है और सामंतों की कम होने लग गई। तो ठीक है, ये हो गया पहला कारण कि सामंतों के अधिकारों की कठोरता, कि सामंतों की अब कोई जरूरत नहीं है। यह भी कारण मान सकते हैं कि 1857 की क्रांति का एक कारण है, ठीक है। अब आगे कारण आता है पांचवा कारण आता है अफीम तथा अफीम खेती कह दो या खेती पर नियंत्रण। अफीम की खेती
या खेती पर नियंत्रण। खेती पर नियंत्रण हो गया, अफीम की खेती कह दो या खेती पर नियंत्रण कह दो, एक ही बात है। कहने का मतलब जो अफीम की खेती होती है वो राजस्थान के जो दक्षिणी भाग आता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, उदयपुर, यानी उदयपुर के पास और डूंगरपुर प्रतापगढ़ का जो एरिया आता है वहां पर अफीम की खेती जोरों शोरों से होती है। ये खेती करते हैं किसान, लेकिन अंग्रेजों ने इसी पर भी रोक लगा दी। खेती पर रोक लगा दी अंग्रेजों ने, तो अब किसान दूसरी जगह जाएंगे, खेती करने के लिए पलायन होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, लेकिन इन्होंने तो उस पर भी रोक लगा दी। गोरों ने जाने पर भी रोक लगा दी कि आप कहीं भी नहीं जाएंगे, ना ही किसी दूसरे स्थान पर जाके खेती करेंगे, जहां पर खेती कर रहे हैं वहीं पर खेती आपको करनी पड़ेगी। और कहीं कर लगा दिए तो यह भी एक क्रांति बनपने का एक कारण माना जाता है, अफीम की खेती या खेती पर नियंत्रण। यह हो गए 1857 की क्रांति के कारण। छठा कारण आता है कंपनी अधिकारियों की नियुक्ति करना। कंपनी अधिकारियों की नियुक्ति करना। कंपनी अधिकारियों की नियुक्ति करना। कंपनी अधिकारियों का मतलब हो गया तो राजस्थान में जितनी भी रियासतें हैं उन रियासत पर अंग्रेज अपना एक अधिकारी नियुक्त करेंगे, या कह सकते हैं पीए करेंगे, जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल एजेंट। क्या कहते हैं? पॉलिटिकल एजेंट कहते हैं। वो हो गया पीए, कि एक पीए की नियुक्ति की जाएगी प्रत्येक रियासत पर। तो अब पीए होगा तो पीए पूरे राजा पर या राज्य पर पूरी निगरानी रखेगा। इसी से भी लोग परेशान थे, तो ये भी एक क्रांति का कारण माना जाता है। अगला आता है 7वां कारण, लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति हो गई, कि लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति हो गई। गोद निषेध का मतलब हो गया कोई भी राजा है, यदि उसके उत्तराधिकारी कोई संतान नहीं है तो वो किसी दूसरे संतान को या किसी दूसरे के लड़के या पुत्र को गोद नहीं ले सकता। वो हो गई गोद निषेध नीति। ठीक है, अब इसी के ये भी कारण था क्रांति बनपने का। तो ये हो गए 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण। नोट लगाओ, नोट, कि राजपूताना में सहायक संधि का उल्लंघन करने वाले, सर्वप्रथम जो सहायक संधि का उल्लंघन किया था वो किसने किया था? तो उल्लंघन करने वाले कौन कौन थे? जोधपुर का हो गया मान सिंह राठौड़, जोधपुर का मान सिंह राठौड़, जोधपुर का मान सिंह राठौड़ हो गया, और भरतपुर का रणजीत सिंह, ये हो गए। कि क्या होता है कि मान सिंह राठौड़ हो गया जोधपुर का और भरतपुर का हो गया रणजीत सिंह। इन दोनों को अंग्रेजों की जो नीति है, कूटनीति, उसके बारे में पता चल जाता। इन्हें पता है कि ये अंग्रेज में लात मार के यहाँ से बाहर निकालेंगे। इनको पहले इनकी जो नीति के बारे में पता चल जाता है, दोनों के बारे में, और दोनों एक प्लान बनाते हैं, खुफिया, कि अब इन अंग्रेजों को कैसे लात मार के बाहर निकाला जाए। तो ये कौन प्लान बना रहे? रणजीत सिंह और मान सिंह, जोधपुर और भरतपुर के दोनों बना रहे प्लान। तब क्या होता है कि रशियन सेना आती है, रशियन सेना। ये रशियन सेना आती है अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के खिलाफ आती है। किनके खिलाफ? कि अंग्रेजों के खिलाफ आती है रशियन सेना। गोरों के खिलाफ आती है कौन सी सेना? तो वो आती है रशियन सेना खिलाफ। जब रशियन सेना अफगानिस्तान पहुंचती है, कि जब रशियन सेना अफगानिस्तान पहुंचती है तो इनको पता चलता है कि रशियन सेना आ रही है अंग्रेजों के खिलाफ। तो इन्होंने सोचा कि बढ़िया शानदार मौका हाथ लगा है, लग जाओ तैयारी में। तो इन्होंने प्लान बनाया कि जैसे ही रशियन सेना भारत में प्रवेश करेगी,
कि जैसे ही भारत में प्रवेश करेगी हम अपनी दोनों स्थानीय सेना को लेकर रशियन सेना के साथ हो जाएंगे और अंग्रेजों का बिगुल बजा देंगे। ठीक है, तो ये बना रहे प्लान कि हम मिल जाएंगे इनके साथ, यानी जोधपुर और भरतपुर, जोधपुर प्लस भरतपुर, जोधपुर का मान सिंह हो गया, भरतपुर का रणजीत सिंह हो गया, यह बना रहे प्लान। इस प्लान का पता चल जाता है गोरों को, अंग्रेजों को पता चल जाता है इनके खुफिया प्लान का, और अंग्रेज क्या करते हैं कि एक लीजन की स्थापना कर देते हैं, जोधपुर लीजन की, एक जोधपुर लीजन की स्थापना कर देते हैं। और स्थापना कर देते, इसकी स्थापना इसलिए की जाती है ताकि मान सिंह राठौड़ और रणजीत सिंह पर निगरानी रख सके या नियंत्रण रख सके। किसके लिए? इनके नियंत्रण के लिए, इनके नियंत्रण के लिए रखी जाती है। अब जैसे ही दोनों इधर उधर जाते हैं तो ये सेना पूरा ध्यान रखती है, पीछे पीछे चलती है इनके, ये दोनों हो जाते हैं परेशान हो जाते हैं दोनों। अब जोधपुर की सेना, जहां जोधपुर लीजन की जहां भी सेना जाएगी तो खर्चा तो लगेगा, खर्चा लगेगा, तो वो खर्चा कौन उठाएगा? वो खर्चा भी मान सिंह ही उठाएगा, मान सिंह, ये दोनों ही खर्चा उठाएंगे। तो बड़ी ज्यादती होती है दोनों के ऊपर। और जोधपुर लीजन में जो भी पैसे लगाए जाते हैं, इन दोनों के अलावा जो पैसे लगते हैं, तो नागौर यानी डीडवाना आता है, डीडवाना वर्तमान में नागौर में है, तो डीडवाना है ये डीडवाना। अब जो डीडवाना का जो भी राजस्व प्राप्त होता है, राजस्व कि डीडवाना का जो भी राजस्व प्राप्त होता है वो सभी इस लीजन के खर्च पर उठाया जाता है, इस पर लगाया जाता है। ये हो गए जोधपुर लीजन। अब आता है 1857 क्रांति के समय कौन कौन थे? समय कि 1857 क्रांति के समय कौन कौन थे? तो सबसे पहले आता है गवर्नर जनरल। कौन था क्रांति के समय? गवर्नर जनरल जी यानी जी कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये हो गया कैनिंग, गवर्नर जनरल हो गया कैनिंग। ठीक है, और क्या आता है? क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी कौन था? राजस्थान में एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में जो एजेजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो कौन था? तो वो था पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और जो क्रांति होती है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? क्रांति का प्रतीक चिन्ह है कमल का फूल, कमल का फूल और रोटी, चपाती, गेहूं की चपाती, कमल का फूल। कमल का फूल का प्रयोग तो सैनिक करते थे और रोटी का प्रयोग सामंत करते थे। तो लिख लेते हैं कि इसका प्रयोग तो करते थे सैनिक, सैनिक करते थे इसका प्रयोग, और जो रोटी है रोटी का प्रयोग करते थे सामंत, सामंत, यह हो गया सामंत। अब आती है प्रमुख छावनियां, प्रमुख सैनिक छावनियां, सैनिक छावनी कि प्रमुख सैनिक छावनी कौन कौन सी है? तो सबसे पहले आ गई नसीराबाद, नसीराबाद सबसे पहले आ गई नसीराबाद, और नसीराबाद पड़ता है अजमेर में। कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। ये राजस्थान की सबसे प्रमुख सैनिक छावनी थी, सबसे प्रमुख। प्रमुख कैसे थी? प्रमुख इसलिए थी कि जो भी अंग्रेजों के हथियार थे, पैसे थे, जो भी खजाना था, वो सभी यही नसीराबाद छावनी में, अधिकतर जो हथियार थे वो इसी छावनी के अंदर थे। इस कारण हम इसे कह सकते थे कि ये प्रमुख सैनिक छावनी है। इस सैनिक छावनी में 4 टुकड़ियां थी। कितनी टुकड़ियां? 4 टुकड़ियां की छावनी की प्रमुख 4 टुकड़ियां थी। अब 4 टुकड़ियां कौन कौन सी है? तो सबसे पहले जो टुकड़ी थी वो थी 15वीं बंगाल, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, BNI, यानी 15वीं, B से बन गया बंगाल, N से नेटिव, I से इन्फेंट्री। ठीक है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री हो गई एक सैनिक छावनी। और जो दूसरी सैनिक छावनी आती है वो आती है 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है,
पहले हो गई 15वीं बंगाल नेटिव यूनिट, यानी 4 टुकड़ियां थी। जो नसीराबाद छावनी थी इसकी 4 टुकड़ियां थी है, उसका नाम है मुंबई लार्सस, मुंबई। तीसरी का नाम है मुंबई लार्सस और चौथी का नाम है खेरवाड़ा लार्सस, खेरवाड़ा लार्सस। ये वापस बात करते हैं कि प्रमुख सैनिक छावनियों में आती है सबसे पहले नसीराबाद, और नसीराबाद में प्रमुख सैनिक छावनी है। कैसे कि सभी जो खजाना हथियार थे अंग्रेजों के वो सभी इसी छावनी में थे, तो इस कारण ये सबसे प्रमुख सैनिक छावनी हो गई। यह पड़ती है अजमेर में और इसकी 4 सैनिक टुकड़ियां थी या 4 टुकड़ियां थी। सबसे पहले जो टुकड़ी आती है उसका नाम है 15वीं बंगाल, बी से बन गया बंगाल नेटिव और इन्फेंट्री, ठीक है। दूसरी हो गई 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, तीसरी हो गई मुंबई लार्सस और चौथी हो गई खेरवाड़ा लार्सस। दूसरी जो सैनिक छावनी आती है उसका नाम है ब्यावर, ब्यावर सैनिक छावनी, सैनिक छावनी कि ब्यावर सैनिक छावनी यह भी पड़ती है, ब्यावर पड़ता है अजमेर में। कहाँ पड़ता है? अजमेर में। और जो तीसरी आती है वो आती है खेरवाड़ा, खेरवाड़ा सैनिक छावनी, खेरवाड़ा सैनिक छावनी, ठीक है। ये हो गई खेरवाड़ा सैनिक छावनी और ये पड़ती है उदयपुर में, ये पड़ती है उदयपुर में। टावर सैनिक छावनी थी जो इसमें जो प्रमुख थी वो थी मेर लीजियन, मेर लीजियन। यहाँ जो प्रमुख थी वो मेर लीजियन थी और खेरवाड़ा में जो प्रमुख थी वो थी भील लीजियन। कौन थी? भील लीजियन। ये 2 ही ऐसी छावनियां थी जहां पर क्रांति का बिगुल नहीं बजा। 1957 की क्रांति की धुआं नहीं उठी, वो थी 2, एक तो हो गई ब्यावर, एक हो गई खेरवाड़ा। और जो चौथी आती है, चौथी क्रांति यानी चौथी जो सैनिक छावनी आती है वो आती है देवली टोक। चौथी हो गई देवली टोक, चौथी देवली टोक है। 5वीं हो गई नीमच, 5वीं नीमच हो गई जो वर्तमान में एमपी में पड़ती है। और 6ठी हो गई एरिनपुरा, एरिनपुरा पड़ता है पाली में। तो इसकी सैनिक टुकड़ी थी वो हो गई जोधपुर लीजन, जोधपुर लीजन, जोधपुर लीजियन, ठीक है। वापस करते हैं बात। सबसे पहले यानी 1 नंबर पे अपन ने पढ़ा नसीराबाद छावनी जिसकी 4 टुकड़ियां थी, 4 टुकड़े के बारे में पढ़ा। दूसरा आता है ब्यावर सैनिक छावनी, ब्यावर पड़ता है अजमेर में। जो यहाँ पर सैनिक टुकड़ी थी इनकी ब्यावर की वो थी मेर लीजियन। तीसरी आती है खेरवाड़ा सैनिक छावनी, ये पड़ता है खेरवाड़ा उदयपुर में, जहां इनकी सैनिक टुकड़ी थी वो थी भील लीजियन। और चौथी आती है देवली, वो पड़ती है टोंक में। 5वीं नीमच छावनी आती है जो मध्य प्रदेश में पड़ती है। और 6ठी आ गई एरिनपुरा जो पाली में पड़ती है। एरिनपुरा जो छावनी, यहाँ पर जो सैन्य टुकड़ी थी, जो सैनिकों की टुकड़ी थी वो थी जोधपुर लीजियन। अब आता है कि राजस्थान के कौन कौन से राजा थे क्रांति के समय और उनके पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे, ठीक है। राजस्थान के कौन कौन से राजा और उनके पॉलिटिकल एजेंट के बारे में बात। सबसे पहले बात करते हैं, ये हो गया मारवाड़ क्षेत्र यानी जोधपुर का क्षेत्र, जोधपुर, ठीक है। मारवाड़ हो गया। इधर आ जाता है मेवाड़, मेवाड़ कह सकते हैं उदयपुर, ठीक है। मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, मेवाड़ हो गया, कोटा हो गया, कोटा, कोटा हो गया और जयपुर हो गया, जयपुर, ठीक है। अब मारवाड़ हो गया तो जोधपुर यानी 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक कौन था? 1857 की क्रांति के समय जो मारवाड़ का शासक था वो कौन सा सिंह था? तो वो था तख्त सिंह। कौन था? तख्त सिंह था। और इसका जो पॉलिटिकल एजेंट था पीए वो कौन था? मोशन, मेक मोशन। यही याद रखना है कि 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का तत्काल शासक कौन था? तो तत्काल हो गया तख्त सिंह। और इनका जो पीए था पॉलिटिकल एजेंट था वो था मेक मोशन। आगे आता है मेवाड़ कि मेवाड़ का शासक कौन था क्रांति के समय? तो वो था स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह,
ये हो गया स्वरूप सिंह, और इनका जो पॉलिटिकल एजेंट था यहाँ का पीए, स से स्वरूप सिंह, स से हो गया सावर्स, सावर्स, ये हो गया पॉलिटिकल एजेंट। आगे आता है कोटा, कोटा का हो गया राम सिंह द्वितीय या राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड हो गया। और यहाँ का जो पीए था, पॉलिटिकल एजेंट था कोटा का, कोटा में हो गया बर्टन, कौन हो गया? बर्टन, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट हो गया बर्टन। आगे आता है जयपुर, तो जयपुर का जो शासक था वो था राम सिंह द्वितीय, राम सिंह हो गया यहाँ का शासक, राम सिंह हो गया यहाँ का शासक। और जो यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था पीए था, पीए, जो पीए था वो था ईडन, ईडन। ये हो गई 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण के बारे में चर्चा कर ली, और कर ली कि राजा कौन है और राजा के जो पीए कौन कौन है। तो सामान्य परिचय हुआ अभी तो 1857 की क्रांति के बाद अपन जो भी आएंगे आगे, एरिलपुरा आती है, देवली की आती है, सभी के बारे में बारीक से बारीक चर्चा करेंगे। यहाँ तक की जानकारी सबके समझ में आ गई होगी। आगे की चर्चा करेंगे कल। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार और जय हिंद।